खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर जैदी आपके साथ। बात करेंगे कर्नाटक चुनावों की। कर्नाटक में चुनावों का रण चल रहा है, रणभूमि बनी हुई है कर्नाटक। फिलहाल शुरुआत करते हैं कर्नाटक में किस तरह का माहौल है और क्या क्या एक्टिविटीज की जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए। पॉलिटिकल पार्टीज दोनों लगी हुई हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुटी हुई हैं। कांग्रेस के लिए अपना गढ़ बचाना जरूरी है और वहीं बीजेपी के लिए भी ये चुनाव नाक का सवाल बन चुके हैं। देखते हैं वहां कैसा क्या चल रहा है। कर्नाटक चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब कुछ घंटों का वक्त बचा है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की तरफ से प्रचार की कमान राहुल गांधी ने संभाल रखी है। दोनों ही ओर से कटाक्ष और तीखे बयानबाजियां चरम पर है। बुधवार को एक सभा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के पीएम बनने वाले बयान को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को बाल्टी वाला दबंग बता डाला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस 6 बीमारियों से ग्रसित है और पार्टी जहां जाती है 6 बीमारियों का वायरल हर जगह फैला देती है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी पर भी हमला बोला। मोदी जी का 4 साल से एक ही काम है कि कांग्रेस ने जो भी अच्छा काम किया उसे खत्म करना है। मोदी जी पर कांग्रेस मुक्त भारत का जुनून है। जब देश में अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे और रिमोट कंट्रोल से मैडम सोनिया जी सरकार चलाती थी, तब हिंदुस्तान को फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था और दुनिया कहती थी ये तो डूबेंगे, हमें भी ले डूबेंगे सनम। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने भी प्रचार के अंतिम दौर में रैली की। उन्होंने भी अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। बयानों के तीखे बाण दोनों ही तरफ से छोड़े जा रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी को उन्हीं की शैली में जवाब देने में लगे हैं। गुजरात चुनाव के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। बीते एक साल में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया की महत्वता को भी समझा है। 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो। 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा। मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। हम आपके सामने नहीं बैठ सकते। आप तो नामदार है, नामदार। और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाए। कर्नाटक विधानसभा के इस चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियों के आला नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे भारतीय राजनीति का एक नया चेहरा भी सामने आया है। हर सभा और रैली में पीएम केवल राहुल और कांग्रेस को निशाना बनाते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इससे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सत्ता और विपक्ष अपने काम और भविष्य के एजेंडे के साथ जनता के बीच नहीं जा सकते, या फिर उन्हें लगता है कि केवल तीखे बयान और कटाक्ष ही उन्हें जीत तक पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो कर्नाटक में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है और चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। 12 तारीख को मतदान है। इस बीच सोनिया गांधी भी 21 महीने बाद नजर आई किसी भी चुनाव प्रचार में। यूपी चुनावों के बाद अब वो 21 महीनों बाद नजर आई हैं सोनिया गांधी। लाजमी है कि इसके पीछे भी एक रणनीति है। कांग्रेस के लिए कर्नाटक को बचाना जरूरी है। कर्नाटक दोनों ही पार्टियों के वजूद का सवाल है। जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोपों और प्रत्यारोपों की झड़ी लगा दी। एक तरफ जहां राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी जी को, पीएम मोदी को 15 मिनट बोलने की चुनौती दी कि मैं 15 मिनट बोलूंगा और मोदी जी नहीं बोल पाएंगे, इस तरह का आरोप लगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनाव प्रचार में उन्हें सोने का चम्मच मुंह में लेकर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कई मेहमान, जिसमें कांग्रेस से हैं आरसी चौधरी साहब और बीजेपी से पंकज मीणा साहब। आप दोनों का स्वागत है। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम बात करेंगे, महेश शर्मा साहब से शुरुआत करेंगे। महेश शर्मा साहब, जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ है कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर,
दोनों ही पार्टियों के दो बड़े नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, आरसी चौधरी और पंकज मीणा साहब। तो मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे, जो तरीका इख्तियार किया गया, तो इसे कितना स्वस्थ मानते हैं? देखिए, जहां तक चुनाव के मामले में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, वो तो एक दूसरे को एक रणनीति के तहत भी है जी, ये तो ये मानना चलेगा। अब सवाल आता है कि किस स्तर के लोगों को किस तरह के आरोप लगाने चाहिए, किस तरह के उन लोगों को उसका जवाब देना चाहिए। जी, ये नहीं कहने प्रकार ने सत्ता प्राप्ति करने के लिए और सत्ता को फिर या सत्ता पे काबिज बनाए रखने के लिए ये सब कुछ हथकंडे अपनाए जाते हैं। बाकी जितने हैं भाषण तक, आप अगर लोकसभा में जाएं या आप मतलब राज्यसभा में जाएं, यही नेता जो एक दूसरे के खिलाफ इतना कुछ उगलते हैं जहर, और वो जाकर के जब आपस में बैठ करके चाय कॉफी पीते हैं, बड़े मृदुता से व्यवहार करते हैं, तो ये एक तरह से ये जनता के सामने मतलब क्या कहता है ना, जिस तरह की जो छवि बनाते हैं, जिस तरह का मतलब जो पेश करते हैं, तो ये एक इसको ये चुनावी हथकंडा ही इसे मुख्य रूप से माना जाए कि स्थिति ये भी है कि क्या पद के हिसाब से वो गरिमा को बनाया जाए। सवाल ये भी उठता है कि क्या पद के अनुसार उनकी गरिमा बनाए रखी जाए या नहीं रखी जाए। ये प्रधानमंत्री पद पर जो बैठे हुए व्यक्ति अगर छोटे स्तर के मतलब चीजों पे आकर के आप एक तरफ प्रधानमंत्री है, दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कि ये उचित नहीं ना, ये इसी तरह से जो है दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मतलब ये दोनों ही जो चीज है ना, इन चीजों को देखिए, रणनीति, चुनाव और ये राजनीति अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हमारी भाषा पे एक मर्यादा होनी चाहिए, उस पर एक नियंत्रण होना चाहिए। सोसाइटी को आप डील करते हैं, आपको मतलब क्या होता है, सोसाइटी आपकी फॉलो करती है, ऐसी सूरत में हमें बहुत कुछ सोच समझ के कदम उठाने चाहिए, एक आदर्श पैदा होना चाहिए। अब ये आप ये देखिएगा, निरंतर 5-6 साल से पहले उस समय पूर्व के प्रधानमंत्री तक इस तरह से कोई सीधा भी व्यक्ति हर चीज को लेकर के सीधा प्रधानमंत्री पे कोई कटाक्ष नहीं करता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हर चीज के लिए मतलब प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता है, और प्रधानमंत्री भी जो हैं वो हर चुनाव में आकर के एक अपने से छोटे स्तर का, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, मतलब पद के हिसाब से मतलब मुख्यमंत्रियों पे इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो वो भी एक उचित नहीं है। और लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो कुछ जो विरोधी स्वभाव के लोग हैं उनको भी और आलोचना करने को भी सहना चाहिए, और साथ साथ ही आपको किस गरिमापूर्ण तरीके से जवाब देना चाहिए, जिससे महेश शर्मा साहब का आह्वान करें। महेश शर्मा साहब, आपके पास हम फिर आएंगे। अब बात करते हैं आरसी चौधरी साहब, जो कि कांग्रेस से हैं। चौधरी साहब, जिस तरह से आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयानबाजी की, 15 मिनट बोलने का भी एक स्टेटमेंट आया, राहुल गांधी जी ने यह कहा कि 15 मिनट मैं संसद में बोलूंगा और प्रधानमंत्री वहां खड़े नहीं रह पाएंगे। कितना मुनासिब मानते हैं इसे आप? पंकज, ये माफ कीजिए, आरसी चौधरी साहब के सवाल। जी नासिर जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने से पहले जो जनसभाओं में जितने भी जो वादे किए, जनसभाओं में जितने ही जो बातें की, सत्ता में आसीन होने के बाद में उन्होंने कहा, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए जुमले गढ़े जाते हैं, और तमाम वादों को उन्होंने जुमले के फहरिस्त के रूप में एक उन्होंने बात को मिटा दिया। राहुल गांधी जी ने संसद की बात इसलिए कही कि संसद में जो भी शब्द बोले जाते हैं वो उसके रिकॉर्ड पे होते हैं, और संसद में जो भी कहीं कोई तथ्य रखे जाते हैं वो लोगों के लिए सत्य का आधार माना जाता है। जिस प्रकार से इस देश के अंदर बैंक रॉबरीज हुई, जिस प्रकार से माहौल चौक से नीरव मोदी पैसे लेके इस देश से बाहर गए, जिस प्रकार से इस देश के अंदर बेहताशा बेरोजगारी की वृद्धि हो रही है, जिस प्रकार से कुटीर उद्योग लड़खड़ा के दम तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से किसान आत्महत्या को गले लगा रहे हैं, अगर इन पे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से जवाब दें तो मुझे लगता है कि चुनौती है उनके लिए, और वो स्थान
वो स्थान है जहां पे मोदी जी नमन करके उस संसद की दहलीज पे उसके अंदर गए थे, और वो निश्चित रूप से एक नमन का स्थल है, इस देश की लोकतांत्रिक आस्था का स्थल है। वहां पे जो भी कोई बोलता है, शायद हर व्यक्ति वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेके कहता है कि मैं इस देश के हर नागरिक के प्रति वचनबद्ध हूं। इसलिए राहुल गांधी जी ने अगर कुछ बातें कही तो निश्चित रूप से वो चुनौती बुरी है। प्रधानमंत्री जी क्यों मौन रहे, क्यों नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों नहीं मीडिया के सामने आकर उन्होंने देश के लोगों को संबोधित किया, क्यों नहीं वो देश के लोगों से बात करते हैं, सिर्फ अपने मन की बात रेडियो पे करके छोड़ देते हैं, क्यों नहीं चुनौती है उनके लिए। राहुल गांधी जी का कल एक स्टेटमेंट आया था चौधरी साहब, ग्रीमामय बात कही और सही स्थान जी कल एक स्टेटमेंट आया था कि अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती है तो वे प्रधानमंत्री बनने की उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। और आज पीएम मोदी साहब का भी जवाब आया है कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले इस तरह की ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि कांग्रेस डीलिंग करती है, पब्लिक के साथ डीलिंग करती है। तो मेरा सवाल पंकज मीणा साहब से, ये क्या इस तरह की बयानबाजी मुनासिब है? लाजमी है कि एक जमाना ये था कि प्रधानमंत्री जो अभी हमारे अभी हालिया जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम बनने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी एक जमाने में, और अब अगर राहुल गांधी अगर ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो क्या वो गैर मुनासिब हो गया? पंकज मीणा साहब से सवाल है। जब लोकसभा के अंदर माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी विपक्ष के नेता के नाते बोलते थे तो नेता पक्ष यह कहा करते थे कि इनको सुनिए, वो उनके सुनने की तारीफ हुआ करती थी। एक जमाना वो था, जमाना वो था जब अटल जी प्रधानमंत्री के नाते बोलते थे तो पूरा देश चुप्पी लगा के पूरे देश सुनता था उसको। एक जमाना वो था। और एक जमाना वो था जब इसकी सारी शुरुआत कहां से हुई, 2008 का चुनाव आता है और एक तत्कालीन मुख्यमंत्री को केवल वोट पाने के लिए मौत का सौदागर कहा जाता है। भाषा यहां से बिगड़ना शुरू होती है। आपको सत्ता पाने की तड़फड़ाहट इतनी बुरी होती है कि आप कुछ भी शब्द बोलने लग जाते हैं। माना कि आपको हिंदुस्तान की भाषाओं का ज्ञान नहीं है, माना कि आपके हिंदुस्तान की जो भाषा है उनके शब्दों का अर्थ नहीं पता, परंतु कहीं ना कहीं आपके जो भाषण लिखने वाले लोग हैं जो इंग्लिश हिंदी वर्तनी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिखते हैं वो तो जानते थे मौत का सौदागर का अर्थ क्या होता है। और आज जब स्थिति ये हो गई कि आप सत्ता से बेदखल हो गए, आज 22 चुनाव हार गए, उसके बाद में आप उम्मीद करते हो और आरोप लगाते हो कि हमारे को इस तरह के शब्दों का उपयोग हो जाता है। इस तरह के आरोप कहां तक जायज है? देखिए, जहां तक बात करने वाला सुचिता बरतता है तो उसकी बातों में दम होता है और उसकी बातों को जनता सुनती है। आज किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा देश की जनता मजाक उड़ाती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे वो आज बोलते हैं और किस तरह से लोग उसमें हंसते हैं, किसी देश का बच्चा ये बात जानता है। मीणा साहब, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अब पंकज मीणा साहब, आपने अगर मजाक की बात की है, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है, तो इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से पिछले चुनावों में हुई थी और हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा भारतीय जनता पार्टी का भी मजाक नहीं उड़ाती है, देश की जनता उड़ा रही मजाक। जिस तरीके से राहुल गांधी जी वक्तव्य देते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस टोन में बोलते हैं, वो कहीं भी इररिलेवेंट होता है। वो उनकी किसी भी दो लाइनों का आपस में तारतम्य नहीं होता। तो देश की जनता खुद समझती है कि भाई हम किस पार्टी के साथ जाएं और ऐसे नेताओं कैसे हम प्रधानमंत्री बनाएं। आज वो तो ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं। अरे कभी देश की जनता का मूड भी भाप लीजिए। क्या वो आपको प्रधानमंत्री छोड़िए, कहीं वार्ड का पंच भी बनाने के लिए तैयार है क्या? कहीं पार्षद भी बनाने को तैयार है क्या? वो आज भी जीते हुए सांसद है, आपको पता होना चाहिए। देश के जीते हुए सांसद है, संसद के सदस्य हैं और संसद का सदस्य गरिमामय है और जनता के मतों से चुन के जाते हैं। लोकसभा के सदस्य हैं। आप यहाँ पे पंच सरपंच आप जो बात बोल रहे हैं, आपकी गरिमा है, आपने वहीं से सीखा है, आपने वहीं से सीखा है, आपने वहीं से सीखा है। जहां से जिस फैक्ट्री में नफरत घोला जाता है, जिस फैक्ट्री में नफरत घोली जाती है, वहीं से आप सीख क्या है। आपने अभी जो अपना बयान दिया उस बयान पे ध्यान दीजिए। आपने कहा कि वो वार्ड पंच भी बन सकते हैं क्या? आपने जो चुनौती दी वार्ड पंच की, इस देश की जनता ने उन्हें सतत लोकसभा का सदस्य बनाया है। मोदी जी पहली बार लोकसभा के सदस्य बने हैं, वो पहले से बहुत सदस्य। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं अब स्टूडियो उन्हें सौंपता हूं। योगेंद्र जी, नासिर, तो हम बात कर रहे हैं
कर्नाटक चुनाव को लेकर के यहां देखिए एक बात कहना चाहूंगा, एक बात कही कि पंकज मीना साहब है कि कोई वार्ड पंच भी चुनना चाहता है क्या राहुल गांधी को। देखिए ये बात सही है कि वक्त निकल गया कि जब रानी की कौम से पैदा होता था बच्चा राजा बनता था, वो राजकुमार होता था। अब तो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जनता चुनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पब्लिक ने चुना उनमें, ये तो कर नहीं सकते कि वहां पे पब्लिक को डाइवर्ट करके और वो सांसद बने हैं। हम ये नहीं कह सकते। देखिए जनता का चुनाव है, जनता चुनती है, तब वो सांसद बने हैं और ये तय जनता को ही करना है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नरेंद्र मोदी बनेंगे नहीं बनेंगे, ये पब्लिक तय करेगी। हम लोग ये बात सही है कि अपने अपने दावे कर सकते हैं। महेश शर्मा साहब के पास में मैं जाना चाहूंगा। महेश, जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात खुल करके कही है कि बहुमत मिलता है तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, इसमें कहीं कोई गलत बात लगती है? नहीं, निश्चित रूप से वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर उनकी पार्टी का जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है और जिस तरह के उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो ऐसी सूरत में क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन्होंने कह भी दिया तो यह सहजता से कहा है और टू द फैक्ट्स भी कहा है कि अगर हमारी बहुमत में कांग्रेस आती है तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो इस पर कहाँ क्या है, ये उनकी राय है, ओपिनियन है अपना। मतलब कोई भी आदमी अपनी महत्वाकांक्षा लें या देश को कोई दिशा देना चाहता है तो उसको इसको राइट है। जब हमारे को संविधान में क्या चुनाव लड़ने का अधिकार है तो क्या प्राइम मिनिस्टर लड़ने का अधिकार नहीं है? जी, और ये जनता तय करेगी कि उनके लिए अगला वजीर आजम कौन होगा, किस तरह से चुनाव लड़ना है, क्या करना है, ये जनता तय करती है। लेकिन ये बात तय माननी होगी यहाँ पे कि बेशक चुनाव येदियुरप्पा और सिद्धारमैया दोनों के बीच एक पार्टी के फेस हो। हालांकि जनता दल एस भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अगर कुछ रुझान पे अगर हम ध्यान दें जो आ रहे हैं अभी जो प्री पोल्स के, उसके हिसाब से त्रिशूल को अगर बनती है तो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। खैर, लेकिन ये भविष्य के गर्व की बात है। हालांकि कुछ घंटे ही अब चुनाव प्रचार थमने में बचे हैं, बहुत लंबा वक्त नहीं है। और यहाँ एक सवाल है कि ये माना जा सकता है कि हम पिछले कुछ साल से, जैसे ही 2014 में देश के चुनाव हुए उसके बाद से, ये जहां भी चुनाव हो रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस सीधी फाइट में, वहां पे राहुल बनाम मोदी चुनाव बन गया है। कर्नाटक में दोनों के पास में चेहरे हैं बेशक, लेकिन चुनाव दोनों के बीच लड़ा जा रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें कोई जरा नहीं, क्योंकि ये जिस चुनाव हो रहे हैं कर्नाटक के, जो चुनाव हो रहे हैं वो उसके एक तरह से ये देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनावों को ध्यान के एक तरह से जिसे बोलते सेमीफाइनल हो रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से है कि हम कहीं ना कहीं हम अपने आप को पेश करें और किस तरह का व्यक्तित्वों की लड़ाई है और जनता के सामने अब ये दो तरह के व्यक्तित्व हो जाएंगे। अब उनको चॉइस है कि जनता किसको पसंद करे किसको नहीं पसंद करे, ये जनता के पाले में है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये चुनाव निश्चित रूप से अब जैसे जैसे आगे जिस मोड में जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं राहुल, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि ये रहेगी फाइट, ये 2019 तक के चुनाव में रहेगी और आने वाले चुनावों में भी ये बनी रहेगी। तो चलिए, ये बात एक सटीक बात है और हम ये कह सकते हैं कि राहुल बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव होता दिखाई दे रहा है। समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी चुनाव की जो फाइट है वो दोनों नेताओं के बीच में साफ दिखाई देती है। मैं यहाँ पंकज मीना जी से मुखातिब हूँ, जानना चाहूंगा पंकज जी, आप लोग राहुल गांधी का कोई कद नहीं समझते, कोई काडर नहीं समझते कि वो जब बोलते हैं तो मजाक होता है, हिंदुस्तान हंसता है, ये एक बनाया गया है कुछ भी। लेकिन आज स्थितियां बदल रही हैं। बीजेपी इतना वेटेज राहुल गांधी को क्यों दे रहा है? योगेंद्र जी, विपक्ष के नेता के नाते या एक विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के नाते हम उनका राहुल गांधी जी का पूरा सम्मान करते हैं। और जो मेरा वक्तव्य है कि लोग मजाक, लेकिन लोगों का वक्तव्य है, सोशल मीडिया पर जो चलता है उनका शब्दों में भी सम्मान झलकना चाहिए, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बिल्कुल, राहुल गांधी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का सम्मान है, इसमें किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। पर अगर एक नजर हम सोशल मीडिया की तरफ डालें जी, और सोशल मीडिया पर जिस तरह से राहुल गांधी जी के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, जिस तरह से उनको कौन कर रहा है, जनता कर रही है, देश का वोटर कर रहा है ये सारी चीजें। हाँ। और देश का वोटर देखिए लोकतंत्र के अंदर सर्वे से रहा है और वो कोई झूठ नहीं बोल रहा, वो कोई बायस नहीं है, वो जानता है। जब राहुल गांधी जी गुजरात के चुनाव में जाके फटावा कुर्ता दिखाते और जेब दिखाते हैं और कहते हैं कि साहब मैं देखिए मेरी जेब खाली है। अरे साहब, विश्व का 2nd नंबर का पॉलिटिकल परिवार है जो पैसे वाला है, और आप वहां जाके फटी हुई जेब दिखाते हैं। ये ड्रामा सब जानते हैं। और ड्रामा जानते हैं। पहला परिवार कौन सा पैसे वाला? मेरे ख्याल से जो मीडिया के द्वारा आया था, पहला पुतिन का नाम दिया गया था, दूसरा सोनिया गांधी जी का नाम दिया गया था।
कौन सी मीडिया रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? ये ईटी में भी आया और टाइम्स मैगजीन ने भी छापा है। विश्व का सबसे ज्यादा पैसे वाले पॉलिटिकल परिवार की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल परिवार की बात करी मैंने, कॉर्पोरेट की हाउस की या राजा महाराजाओं की बात नहीं की मैंने। पॉलिटिकल परिवार की बात करते हैं तो पहला नंबर पे पुतिन को गिना जाता है, दूसरे नंबर पे सोनिया गांधी जी को गिना जाता है। और ये मीडिया पे कहीं भी मिल जाएगा आपको, प्रिंट मीडिया पे बहुत जगह है ये चीजें, ये कोई छुपी बात नहीं है। बात जहां तक कर्नाटक चुनाव की बात कर रहे थे हम, अभी चर्चा हमारी कर्नाटक चुनाव की बात चल रही थी। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं, पर उससे पहले उन्होंने एक लाइन और बोली, विपक्षी दल सब एक हो जाए तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब बहुत साफ सी है, कांग्रेस आज अपने दम पे हिंदुस्तान में कहीं खड़े होने की स्थिति में नहीं है। उनको कहीं ना कहीं विपक्षी की बैसाखियों का सहारा चाहिए, और कहीं ना कहीं उनको विपक्षी दम पे वो एक बात कहना चाहूंगा को हराने के लिए सर, एक बात कहना चाहूंगा पंकज मीना साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, यही जो आज बोल आप बोल रहे हैं, यूपीए के वक्त कांग्रेस के बोल भी यही होते थे। आज देश में गठबंधन स्वीकार युक्त हो गया और सब लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। यूपीए और एनडीए दो पार्टियां बन गई हैं अभी। बीजेपी कांग्रेस लीडरशिप कर सकते हैं बड़ी पार्टियों के नाते, लेकिन यूपीए और एनडीए, जब आप एनडीए के घटक दल, आप अच्छे से ध्यान होगा कि 2014 में जब दिसंबर तक जो चुनाव हो रहे थे, 15 में भी जब चुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र और हरियाणा कई जगह के आपके बहुत ही जो खास लोग थे, चाहे प्रकाश चौटाला हो, शिवसेना के साथ भी आपके गठबंधन को लेकर के काफी जद्दोजहद चली थी, सरकारें बन गई। आज क्या एनडीए अपने घटक दलों से अपना साथ छुड़ा लेगी, साथ नहीं लेकर के चलेगी? माफी चाहूंगा योगेंद्र जी, आज भी हिंदुस्तान में एनडीए की सरकार है। हाँ। आज भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, अपनी इंडिपेंडेंट सरकार नहीं, आज भी एनडीए की सरकार है। हाँ है। और हम गठबंधन राजनीति से कहीं किनारा नहीं करते, परंतु कांग्रेस तो वही कर रही है, वैचारिक आधार का जो सामंजस्य होता है उसकी हम बात करते हैं। आज शिवसेना का गठबंधन हमारा 20 साल पुराना है जी। आज अकाली दल का गठबंधन हमारा 20 साल पुराना है। गठबंधन हमारा वैचारिक आधार पर है, और वैचारिक आधार पर गठबंधन जो है हमारा चुनाव पहले का गठबंधन है जी। आप लास्ट में जाके खरीद फरोख्त करके और उसको गठबंधन साबित करने की कोशिश करो, वो गठबंधन नहीं कहलाता। आज देश की जनता ये सारी चीज समझती है किस तरह से आपने यूपी में। चलिए, कुल मिलाकर के अगर एनडीए, बीजेपी की लीडरशिप में अगर एनडीए का गठन होता है तो वो विचारों की एक कंप्रोमाइज कह सकते हैं, और इन लोगों का अगर गठबंधन होगा तो वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस डील कह सकते हैं, डील कंप्रोमाइज कह सकते हैं आपकी नजर से? देखिए, बिल्कुल डील ही है वो एक बिजनेस डील के अलावा। आरसी चौधरी जवाब देंगे इस बात का, आप सुनिए, बहुत धैर्य से सुन रहे हैं। आरसी, आप इसे मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, ये बात सही है कि गठबंधन एक धर्म हो गया है राजनीतिक दलों का, और कोई इसमें गलत भी नहीं है। सरकार चलानी है तो उस पैटर्न पे आपको जाना होगा, या फिर इतनी आपकी मेजोरिटी हो कि अकेले के बूते पे आप सरकार बना सकते हैं। हालांकि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है इसमें, ये एक हमारा आपसी एक कहें कि परिस्थिति और समय का जो उस वक्त जो स्थितियां बनती हैं उसका एक सामंजस्य बैठाना होता है राजनीतिक दलों को, वही गठबंधन का नाम है। लेकिन अभी आपने सुना पंकज मीना का सीधा आरोप है कि गठबंधन नहीं कर रहे हैं, आप लोग डील करते हैं सीधी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो पंकज जी जो बोल रहे हैं, पंकज जी भी एक ऊर्जावान और युवा हैं, और ये युवा कहां से सीख रहे हैं? जो इनका शीर्ष नेतृत्व उसी से सीख रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व की फैक्ट्री के अंदर यही बन रहा है जो ये बोल रहे हैं। इन्होंने जिस प्रकार से बोला कि राहुल गांधी जी की जो इमेज है सोशल मीडिया पे क्या हुई, बीजेपी आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने गुजरात चुनाव के दौरान देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपनी सिस्टर के साथ में, भतीजी के साथ में जो फोटो थी, उनको अश्लील तरीके से उन्होंने पेश करके इस देश के सामने उन्होंने रखा, और उसी देश की जनता ने जाना। आखिर इतनी बड़ी झूठ की फैक्ट्री, इतनी बड़ी झूठ की न्यूज पोर्टल से बना के जो दुनिया के सामने, देश के सामने जो परोसा जा रहा है, आज बहुत से चैनल हैं जो उनको न्यूज लॉन्ड्री के अंदर उनको धो के साफ करके निकालते हैं। तो आज देश के लोग समझ रहे हैं एक चीज, तो छवि कौन बना रहा है, कौन खराब कर रहा है, ये एक बात होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम विचारधारा के साथ में करते हैं। इन्हें आज के पता तो है, एनडीए के गठबंधन का पता है, लेकिन एनडीए गठबंधन से पहले अगर ये जाएं, जहां पे ये लेफ्टिस्ट और ये साथ में मिलके तमाम जो राजनीतिक दल थे कांग्रेस के खिलाफ में खड़े होकर एक साथ में जब बनाया था, वैचारिक दलों की अगर बात कर रहे हैं, तब आप वैचारिकता करने वाले कहां थे? अगर आप वैचारिकता की बात करते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं और खरीद फरोख्त की बात करते हैं, तो उत्तराखंड के अंदर आपने विधायकों को खरीद कर और राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जिसको हाई कोर्ट ने बदला, और हाई कोर्ट ने वहां पे लोकतांत्रिक सरकार की बहाली की। अगर आप ये बात करते हैं तो जहां पे 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती है, कुछ सरकार बनाती है। जहां पे बहुमत के तौर पे बीजेपी नहीं आती, वहां पे कांग्रेस, जहां गोवा के अंदर बहुमत के तौर पे आ रही है, आप सरकार बना रहे हैं। आखिर ये हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है, ये देश के तमाम लोग जानते हैं और जान रहे हैं, और कौन पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहा है, ये भी देश के लोग हैं, वो बेहतर समझ रहे हैं। इसलिए आप बैठ के और ये कह देने से, ये तो देश के लोग जान रहे हैं कि आखिर किस
नेतृत्व के साथ में भारतीय जनता पार्टी 22 राज्यों के अंदर जो गई है उनमें से कितने लोगों के साथ में कहां पे क्या किया है, ये तो मेरी साथी का बात है। दूसरा उन्होंने चौधरी जी, मैं आपके जवाब को रेगुलर रखूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं इसी मुद्दे पर, एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर उस फैक्ट पे जो अब एक ऐसे मोड़ पे आ गया है कि अब जनता पे जो छाप होनी थी हो चुकी है, लेकिन जो बोल बिगड़ रहे नेताओं के, या कहें कि मैं दूसरे वाला नहीं, सामने वाला कुछ नहीं, वो जो इस स्तर पे राजनीति आ गई है, मुझे लगता है कि चिंता का विषय भी है। खैर, लेकिन मतदाता क्या तय करते हैं वो देखने वाली बात होगी। वो परिणाम 15 तारीख को आपके सामने आएंगे। फिलहाल मैं आरसी चौधरी के पास में एक बार फिर जाना चाहूंगा। आरसी, जैसे हम बात कर रहे थे कि बीजेपी सीधी कहते हैं कि हम वैचारिक गठबंधन करते हैं, आप लोग डील करते हैं। दूसरा जो बीजेपी के अभी मेरे साथी जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा राजनीतिक दल दुनिया में 2 नंबर का राजनीतिक परिवार है जो पैसे वाला है। इन्हें पता है कि जब इलेक्शन कमीशन की साइट पे जब कोई भी आदमी इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो अपने पूरी चल और अचल संपत्ति का लेखा जोखा उसके अंदर पेश करते हैं। अगर वो लेखा जोखा नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके देखिए, इस एक जिम्मेदार न्यूज चैनल पे बैठ के इस तरह का ये झूठ बोलना और बिना आधार के झूठ बोलना, यही राहुल गांधी जी ने कहा था कि 15 मिनट बिना झूठ बोले प्रधानमंत्री जी बोले। 15 मिनट मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बिना झूठ बोले। इन्हें सिर्फ हर शब्द के अंदर कहीं ना कहीं झूठ और किसी की इमेज को खराब करने का जो कुसंगत जो प्रयास है, वो देश की जनता इन चीजों पे नहीं जाना चाहती। देश की जनता चाहती है कि उससे जो जुड़े हुए, जो उसके दैनिक दिनचर्या से जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे कोई राजनीतिक दल कितनी चर्चा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने चाहे गुजरात में चुनाव लड़ा हो, चाहे आज कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हो, उन्होंने तमाम उन वादों पे, उन वक्तव्यों पे जवाब मांगा जो देश के प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों पे जवाब मांगा। और जब बात आई कि विकास पागल होगा, तब देश के प्रधानमंत्री के सम्मान के राहुल गांधी जी ने एक सभा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है, कांग्रेस का कार्यकर्ता इस शब्द को कहीं कोई इस्तेमाल नहीं करे। ये उन्होंने खुले के अंदर बैठ के और उन्होंने एक मिसाल पेश की। इसलिए मैं मेरे दोस्त से और साथी से कहना चाहता हूं कि आखिर इस राष्ट्र के अंदर ऐसा झूठ का और नफरत का सिलसिला ना फैलाया जाए ताकि इस देश के लोग एक जगह पे बैठ ना पाए। आप ऐसी झूठ की फैक्ट्री और झूठ की प्रयोगशालाएं और झूठ का सोशल मीडिया बंद कीजिए, जो बैठ के एक प्रधानमंत्री कार्यालय के वहां से ट्वीट होता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री को उसके चरित्र पे इतना हमला किया जाए जितना इस देश के अंदर उन्होंने आजादी के लिए जिन्होंने अपना 6 एकड़ का भवन अगर किसी नेता ने, किसी राजनीतिक दल के नेता ने अगर दिया तो इस देश को उन्होंने अपना घर दिया। गांधी परिवार के पास में अपना खुद का मकान नहीं है, जिसके लिए ये कह रहे हैं सबसे बड़ा राजनीतिक घराना है। थोड़ी बहुत सोच के और वक्तव्य देना चाहिए, जब जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। देश की जनता देख रही है, 5 साल के लिए चुना है, यहां पे कोई लोकशाही नहीं है। ये लोकतंत्र के अंदर जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जो अपने वादे किए उन वादों पर चर्चा होनी चाहिए। चलिए, वादे मुद्दे ये सबसे बड़े कहूं कि प्लेटफॉर्म होना चाहिए किसी भी राजनीतिक इलेक्शन का। लेकिन यहां वो दोनों चीजें गौण है। वादे किए जाते हैं लेकिन वादों के हाथ पांव होते कि नहीं होते हैं, टिक पाते हैं नहीं टिक पाते हैं, पब्लिक कितना भरोसा करती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। या मैं एक बात जानना चाहूंगा महेश जी आपसे कि बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, ये ऐसे इश्यू हैं जो किसी भी राज्य में स्टैंड करते हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध किसी भी राज्य में, पूरे चुनाव में हम देखें तो करप्शन आपको कहीं इश्यू लगता है? बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे कीचड़ तो उछालते हैं लेकिन अब वो भी बंद हो गए। नरेंद्र मोदी ये बात कह सकते हैं कि सिद्धरामैया जिनका जिक्र करते हैं कि करप्ट हैं या फिर करप्शन के किस तरह से, कई बार उन्होंने उदाहरण भी दिए। जब येदुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स साथ में हो बीजेपी के, तो ये बात किस नजरिए से देखी जानी चाहिए? देखिए 2 चीजें हैं। मतलब जिस तरह से हम जिन मुद्दों को बनाते हैं, जिन मुद्दों के बिहाफ पे हम सत्ता तक पहुंच जाते हैं, बाद में उन मुद्दों को त्याग करके दूसरे पे, और हम कई जगह कंप्रोमाइज करते हैं, तो ये कंप्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए। इस तरह वो आप ये कह सकते हैं ये बहानेबाजी होती है कि साहब अदालत में मामला विचाराधीन है, ये वगैरह है, ये एक साइड इफेक्ट। लेकिन अगर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा की बात की जाए तो आप ये देखिएगा कि जिस तरह के
चाहे संसद का ले लें हवाला, चाहे हमारे कोई सी भी विधानसभा में ले लें, कहीं न कहीं किसी न किसी पे दुष्कर्म के आरोप हैं, तो किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप है, कहीं न कहीं इस तरह से है। तो ये जिस तरह से मतलब उसी तरह से है कि हर व्यक्ति के पास में काला धन है, लेकिन पार्टियों के पास बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, जैसे कोई हाथ लगाया और वो पवित्र हो गया धन, और आप मतलब उसके पार्टी फंड में पैसा पहुंच गया। तो ये जो जिस तरह के जो राजनीतिक दल का सत्ता में आ जाने के बाद में कैसा चरित्र रहता है, पहले का कैसा चरित्र रहता है, विपक्ष में आकर के वो किस तरह का रहता है, तो ये जनता आज की तारीख में इतनी सतर्क हो गई है, वो जानती है कि मुद्दे क्या हैं। बेसिकली मुद्दे जो हैं उसे जनता को मालूम है, उसे किसको सजा देनी है वो तय कर देती है कि मुद्दे सम्मान करना है। अब मुद्दे बनाने में आप ये देखिएगा कि कहीं विकास एकदम, कहीं विकास बनता मुद्दा, कहीं विकास एकदम दृष्टि से हट जाता है। पूरे चुनाव को आपने देखा बहुत ही नजदीकी से, गुजरात में तो विकास से पागल हो गया था, जो चर्चाएं निकल करके आ रही थी। यह पूरे चुनाव में दोनों तरफ से देखे, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनको गिना सकते हैं, राहुल गांधी के माध्यम से गिनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अपने काम को गिना सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ से ही मुझे जहां तक लगता है कि मुद्दे गौण होते दिखाई दे रहे थे। अपनी उपलब्धियां कोई नहीं बताना चाह रहा, या तो भरोसा नहीं है या धरातल पे कुछ है नहीं, क्या माना जाए? यही वाली जो चीज है, ये जो है ना कि जब आप एक दूसरे के चरित्र पे आ जाते हैं, चरित्र हनन पे आ जाते हैं, तो निश्चित मुद्दे जो हैं वो बेसिकली वो गौण हो जाते हैं। अब देश में इतनी बड़ी समस्या है, चाहे कश्मीर की ले लो, चाहे आप महंगाई की ले लीजिए, आप बेरोजगारी की ले लीजिए, अब ये जो मुद्दे वास्तव में बनने चाहिए चुनाव के आधार, और जिन मुद्दों पे मतलब करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्योंकि दोनों पार्टियों की जो मुख्य जो जिनमें जो टक्कर हो रही है चुनावी, तो वो मतलब इस समय कहीं वो अभी कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है। ऐसी सूरत में वो उनको ये मालूम है कि अगर हम मुद्दों को उछालेंगे तो एक ये उछालेंगे तो ये भी उछालेंगे, तो बजाय ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि जिस तरह से मुद्दे ही दूसरे के जनता का ध्यान सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, सिर्फ और पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, केंद्र में सरकार आपकी है, आप लोग ताल ठोक के कह रहे हैं कि हमने ये काम किया है। स्टेट में सिद्धरामैया यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप लोग वहां उपलब्धियों से ज्यादा, दोनों ही पार्टियों की स्थिति रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ज्यादातर टाइम राहुल गांधी को कटघरे में खड़े करने में स्पेंड किया उन्होंने, या फिर कांग्रेस पे हमले करने में किया। आपके पास में बड़ा अचीवमेंट का एक खजाना होना चाहिए कि हमने ये हासिल किया है इस देश के लिए, हम ये कर सकते थे, हमने किया है, जो अक्सर बीजेपी कहते हैं 70 साल में जो कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोगों के पास में तो बहुत कुछ गिनाने को था, उन चीजों से ज्यादा आपने तवज्जो दिया सामने वाले पे कीचड़ उछालने में। योगेश जी, जब चुनाव प्रचार आता है, चुनाव प्रचार में जब हम लोग जाते हैं, निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने इतना जबरदस्त काम किया। आज मैं अगर गिनाना शुरू करूं, उज्ज्वला योजना के तहत हमने 4 करोड़ गरीब के परिवारों को हमने निःशुल्क गैस का कनेक्शन दिया। अगर हम बात करें सड़कों के जाल की, तो पिछले 4 साल में, केवल 4 साल में 14,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बने। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप मुद्रा योजना, जन धन योजना, आप चाहे नोट बैंकिंग, डिजिटल इंडिया, आप और भी मेक इन इंडिया, कितनी आप चीजें हैं, मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपने काम नहीं किया है, मैं ये कह रहा हूं कि कर्नाटक की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो अपनी योजनाओं से ज्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं अपने स्पीच के अंदर राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। तो आपके पास में भरोसा प्रधानमंत्री जी को नहीं है कि मेरी योजनाएं हैं जो जनता के लिए मैंने की है, जनता को समर्पित की है, कम से कम जनता के बीच मुझे वो चीजें फैलानी चाहिए कि देखिए मुल्क के फलाने प्रदेश में आप जाके देखिए, वहां पे हमने किस तरह से काम किया, कर्नाटक को भी हम इसी तरह से कर देंगे। सिर्फ इस तरह से कि नरेंद्र मोदी एक रोल मॉडल के रूप में बनकर के आए थे गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी। वहां लोगों ने कहा कि वास्तव में इस शख्सियत को पूरे देश का नेतृत्व सौंपना चाहिए, ये इनका जो विजन है वो आज धूमिल होता जा रहा है। मोदी उस लीग से हटते जा रहे हैं। मोदी सिर्फ ये कर रहे हैं कि सामने वाले को कैसे हम कोस सकते हैं, तो अपनी योजनाओं पे भरोसा नहीं है, सामने वाले पे कीचड़ उछालने में इतना भरोसा है। देखिए, जब हम सत्ता चुनने की बात होती है, जब दल को चुनने की बात होती है, उसके अच्छे बुरे सब देखे जाते हैं। न केवल कैंडिडेट देखा जाता है, पार्टी देखी जाती है, पार्टी के साथ में जो दल है मुख्य, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी उपलब्धि लेके जाते हैं। और निश्चित रूप से हमने चुनाव प्रचार में, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने अपनी उपलब्धियों को बखान किया, उपलब्धियां सबको एक एक जनता को दिखाई, और जनता मानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 साल में विकास काम बहुत तेज गति से हुआ है। जो पिछले 70 साल से रुका हुआ था वो अब जाके तेज गति पकड़ा है।
मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, आज हमने 4 साल के अंदर 14,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हिंदुस्तान के अंदर। ये अपने आप में एक नमूना है। पर जब बात आती है विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए, जैसे अभी माननीय चौधरी साहब कह रहे थे कि हमने गुजरात में विकास का मुद्दा बनाया, विकास पागल हो गया और हमको जवाब नहीं मिला। जवाब तो आप दीजिए, 70 साल आपने क्या किया? 70 साल का आप जवाब देते नहीं है और आप जवाब मांगते हैं। आपका कोई विजन नहीं। आपने वहां कांग्रेस के गुजरात के अंदर आप कहते हैं पाटीदारों को आरक्षण देंगे, पर 50% से ऊपर आरक्षण कैसे दोगे ये आप बता नहीं पाते। और केवल समाज को भड़काना, जातियों में, धर्मों में लड़ाई कराना, ये आपका मुद्दा रह जाता है। और इस दम पे आप जब चुनाव लड़ने आते हो और फिर सामने वाले से उम्मीद करते हो कि नहीं ये हमको केवल विकास के मुद्दे दिखाए, कैसे योगी कैसे चलेंगी सारी चीजें। मैं आपके पास में आना चाहूंगा, मुद्दा कौन रहा? जिस मुद्दे की पब्लिक जिस पे भरोसा करती है, इस पे विश्वास करती है, सुनना चाहती है, आपकी तरफ से भी कौन रहा? सिद्धरमैया वहां के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस को लगता है कि बहुत अच्छा कार्यकाल है, तभी आपने उस फेस को आगे किया है। तो अपनी उपलब्धियों से गिनाने से ज्यादा वो सामने वाले पे, चाहे रेड्डी ब्रदर्स पे हमला किया हो, चाहे येदियुरप्पा पे हमला किया हो, या दूसरे इश्यूज हो, या फिर नरेंद्र मोदी पे किया हो, या राहुल गांधी जैसे अभी सवाल उठा है कि 70 साल से क्या किया। हालांकि 70 साल में चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल भी रहा, चंद्रशेखर, गुजराल, एचडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे मुख्य प्रधानमंत्री और भी रहे, उनका भी कार्यकाल है, लेकिन फिर भी वो आप ही के खाते में डाल रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि हमने विकास की गंगा किस तरह से बहाई, स्टेप्स में कैसे किया? तो गिनाने के, अगर आपने किया है तो गिनाने के लिए आपके पास में बहुत कुछ है। क्यों नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को कोसा जाता है? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से हमारे पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है और हम उन्हीं बातों को लेके गए हैं। आप चाहें तो मैं तमाम जो सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स को एक एक को बता सकता हूं। जनता के बीच में जनता के बीच में ये मेरा ये कहीं पे, मैं ये कर्नाटका का सीएम है, कर्नाटका का पीसी चीफ है, उन्हीं का ये चीज है जिसको लेके गए हैं। ये मेरा आंकड़ा थोड़ी है, ये कर्नाटका कांग्रेस का है, ये जो डाटा है वो। और फिर जो 2 फेस हैं प्रदेश के अंदर, जो लीडरशिप देने के लिए 2 फेस हैं, येदियुरप्पा है और सिद्धरमैया है। येदियुरप्पा और सिद्धरमैया का तुलना होगी। येदियुरप्पा कौन है जो भ्रष्टाचार के लिए जेल के अंदर गए? सिद्धरमैया कौन है जिन्होंने 5 साल एक स्टेब्लिश 40 साल के अंदर वहां पे एक स्थायी सरकार दी? निश्चित रूप से होगी जब 2 तुलना खड़ी होगी। रेड्डी ब्रदर्स कौन है? उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और भ्रष्टाचार के दौरान वो जेल में गए। मुख्यमंत्री अगर कोई रहते हुए अगर जेल में गया तो येदियुरप्पा जेल में गए। तो ये 2 चीजों के फेस पे अगर तुलना होगी तो निश्चित रूप से होगी। हमने पूरा लेखा जोखा, हमने ये कहा कि आज से लेकर 13 तक जो गवर्नमेंट रही, बीजेपी की जो गवर्नमेंट रही, उसके दौरान कितने जॉब क्रिएशन हुए, हमारे टाइम कितने जॉब क्रिएशन हुए, कितना हमने फार्मर्स को लोन दिया, कितनी हमने किलोमीटर ट्रेन बचाई, कितने हमने घर बनाए, कितनी एमबीबीएस की सीटें बनाई, कितनी बजट के अंदर कटलरी की, कितनी वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को हमने बजट सैंक्शन किया। तमाम हर सब्जेक्ट पे हमने कंपैरिजन तुलनात्मक तौर पे लिखा है और वो चर्चा का विषय रहा है। एक चीज। दूसरा, मेरे बीजेपी के साथी ने कहा कि 70 साल में आपने क्या किया। अरे अगर आप अपने नेताओं के भाषण भी पढ़ लेते, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण भी पढ़ लेते, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद स्वीकार किया कि यह देश कहां से लेके कहां तक ऊंचाई की है। अगर मैं 70 साल के, अगर मैं किसी कांग्रेस के शासनकाल के बारे में अगर ये कहूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो ये कांग्रेस का नहीं, इस देश का अपमान होगा। निश्चित रूप से हमारी नीतियों की वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन इस देश में कुछ नहीं हुआ ये मैं कहता ही नहीं कह सकता। ये देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने बात कही थी। और जो आज ये कह रहे हैं कि किसने किया, ये कह रहे हैं कि आप गुजरात में करो 50% हम रिजर्वेशन कहां आगे दे पाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर सरकार, राजस्थान के आप नेता है, आप क्यों नहीं कहते मुख्यमंत्री को गुजरों को फिर आरक्षण देने की बात करें? और आप बार बार कहते हैं आप हम वचनबद्ध हैं, आप हम वचनबद्ध हैं, आप हम वचनबद्ध हैं। अरे आप दूसरों से पूछने के बजाय आप यहां पे दे देते, आपको पता चल जाता। आप बार बार गुमराह करें, आपके मंत्री करें, आपके कैबिनेट के 2 मंत्री करें, कैबिनेट के 2 मंत्री करें। सर जब इन्होंने गुजरात का प्रश्न उठाया तो मुझे कहने का, देखिए सुनिए, देखिए मैंने आपको इनको सुना, आपने कहा, तब मैं आपको ये कह रहा हूं कि राजेंद्र राठौड़ जी और चतुर्वेदी जी ने कहा कि हम वचनबद्ध हैं, हम गुजरों का आरक्षण देख रहे हैं 5% और 54% आरक्षण होता है, और बार बार वो सुप्रीम कोर्ट में गिरता है, हाई कोर्ट उसको बैन करता है, और आप फिर कह रहे हैं, आपके मंत्री कहते हैं। इसलिए सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप नहीं हो सकते। कर्नाटक में हमने सुशासन दिया है, कर्नाटक में हम भ्रष्टाचार फ्री दिया है, कर्नाटक में हमने गरीब को भरपेट भोजन की व्यवस्था की है, कर्नाटक में हमने रोजगार का क्रिएशन किया है, तमाम चीजें की। देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकती है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान के तमाम 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। अगर मैं किसी दूसरी विचारधारा का भी व्यक्ति हूं, तो अगर मुझे प्रधानमंत्री के तौर पे होगा तो मेरा गौरव नरेंद्र मोदी होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहां पे क्या कहते हैं
कि कांग्रेस पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवाद नहीं सीख सकती तो वो कुत्तों से सीख ले। प्रधानमंत्री जी को पता होना चाहिए कुत्तों से वफादारी सीखी जाती है और वो मालिक के प्रति सीखी जाती है, और वही उन्होंने पैदा की। अपने लिए सिर्फ भौंकने के लिए एक कुत्ता भौंकता है, पूरी की पूरी फौज उसके पीछे भौंकती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएशन किया। आज इस प्रकार का जो बयान दिया, किस तरह के जो उन्होंने ऊंचे शब्द बोले, आखिर क्या बात बोली, नहीं क्या बोली? देश के प्रधानमंत्री जी ये बोलते, देश के प्रधानमंत्री ये बोलते, देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रवाद की सीख देते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए शहादत दी थी, जिस पार्टी के नेताओं ने इस देश को एक रखने के लिए शहादत दी हो, इसके लिए आप क्या कह रहे हो? अरे आप किस भी डिबेट तो यही कि मुद्दों पे होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला? कुत्तों से राष्ट्रवाद की सीख लेना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे। अरे आपकी पार्टी का अध्यक्ष बोल देता है, एक बार बाप होती। देश के प्रधानमंत्री अगर ये बात बोलता है, शर्मसार करने की बात होती है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बात है कि 135 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसमें बीजेपी के 1 करोड़ जो कार्यकर्ता है, सिर्फ वही राष्ट्रवादी है। इसके अलावा तमाम लोगों का अगर राष्ट्रवाद सीखना है तो वो कुत्तों से सीखे। कुत्तों से सीखी जाती है वफादारी और मालिक के प्रति वफादारी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। आपके पास में आना चाहूंगा, जिसकी फिक्र मुझे थी और जो लग रहा है हर समीक्षक यही कहता है कि हम मुद्दों से डाइवर्ट होते जा रहे हैं। मुद्दे या तो राजनीतिक दलों को पसंद नहीं है या भरोसा नहीं रुका उनका कि हम भरोसा नहीं कर सकते, कि भरोसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है राजनीतिक दलों को कि हम जो कर रहे हैं वो जनता के बीच जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये बड़ी रोचक बात है कि आप अपने काम से ज्यादा किसी की गिरी हुई स्थिति या कहें किसी की कमजोरियां, अपने उपलब्धि से ज्यादा किसी की कमजोरियां गिनाने में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूं, लोकतंत्र में ये होता है कि विकास और अन्य मुद्दे होने चाहिए मुख्य रूप से, लेकिन लोकतंत्र में चरित्र हनन हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब इस तरह की जो भावनाएं हो जाती हैं, जो सामान्य या आम जनता ये देखती है कि मुख्य रूप से चरित्र, और मुझे तो लग रहा है एक चीर हरण है लोकतंत्र का। हाँ, ये बिल्कुल है। तो ये इस तरह की भाषा, इस तरह की गरिमा, इसका सम्मान होना, क्योंकि कहीं न कहीं जब हम राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं तो इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपनी मर्यादाएं, अपनी भाषा पे मतलब नियंत्रण, इन सब चीजों का भी गौर करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि दिन भाई कि आम आदमी के सामने ये भी मैसेज जाना चाहिए कि वो सिर्फ वोट के नहीं है, वो जो नेता जो लोग हैं वो देश के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं देश को, तो आने वाली पीढ़ी वो ही सोचेगी। नहीं तो वो हमेशा एक दूसरे के चरित्र हनन से किसी का विकास नहीं होता है, न स्वयं का होता है, न दूसरे का विकास होता है, न राष्ट्र का। राष्ट्र का विकास हो तब है जब मुद्दों पे हो या लोकतंत्र का विकास हो। लेकिन अब ये कि ये इस पे सोचने की सबको, इस पर सभी दलों को सोचने की जरूरत है कि आज हम मुद्दाहीन राजनीति करने पे क्यों उतारू हैं, जबकि हमें, क्योंकि चिंता का विषय इस वजह से है कि जब चुनाव किसी राज्य में हो रहे हैं, हमें ये लगता था कि शायद समीक्षकों पे पब्लिक लाइक नहीं करती, बिल्कुल भी हो सकता है राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी, जैसे कुछ देर पहले हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, ये हमारा अपना सर्वे हम आपको बताते हैं, करीब हमने 5000 स्टूडेंट से बाकायदा जनकीवी ने ये सोशल मीडिया को लेकर के कि इलेक्शन में कितना रुझान है उनका, हमने किया है। अब जल्दी आप लोगों के सामने लेके भी आएंगे उसको। उनका सीधा कहना है कि 13-14 में हमारा ट्रेंड बना था, थोड़ा सा रुझान बढ़ रहा था, लेकिन आज जिस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि किसी पे कटाक्ष करना, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है और हम ऐसी राजनीति को लाइक भी नहीं करते हैं। हमने पूछा उनसे कि क्या वोट के लिए आप लोगों का क्या मानस है, कि आप लोगों को वोट करना चाहिए, 100% वोटिंग होना चाहिए, कि लेकिन हमारे नेता भी तो समझें कि किस भाषा को किस स्तर तक लेके जा रहे हैं। तो एक बड़ा चिंता का विषय है कि हम जब से चुनाव, आज कर्नाटक का चुनाव है, आने वाले दिनों में 3 राज्य के चुनाव होंगे, तो एक स्तर को कहीं तो मेंटेन करना होगा, हम तो गिरते जा रहे हैं। तो ये मैं यही कह रहा हूं कि ये जो सबसे बड़ी जो मौजूदा स्थिति में जो सत्ता में बैठा हुआ है, उस दल की बहुत ज्यादा इसमें मुझे जिम्मेदारी होती है। फिर सबसे बड़े विपक्ष की दल की जिम्मेदारी होती है कि वो मतलब आम जनता के प्रति, जो आप सत्ता में नहीं है, उसको सत्ता में आने के लिए उसको वो क्या मतलब ऐसी चीज दे रहा है, वो क्या प्रेरित कर रहा है कि जिससे जनता उसे वोट दे। आरोप प्रत्यारोप से कोई मतलब क्या प्रेरित नहीं होता है। वो ये देखता है कि आम मतदाता की अगर उससे पूछा जाए तो आपको क्या चाहिए, तो उनका एक रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। बिल्कुल। तो ये इन मुद्दों को से गैर, अगर वो ये सोचे कि चौधरी साहब का मतलब ये है कमी है, या मतलब मीणा साहब की ये कमी है, अगर हम ये कमियां ही गिनाते रहेंगे
तो वो उससे पर्पज सॉल्व नहीं होगा। हमें यह है कि मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव में, क्या विफलता रही, सरकार की विफलताओं को गिनाना चाहिए। ये इनका भाजपा अगर वहां की कर्नाटक सरकार की जो कमियां रही है या सिद्धारमैया के शासन की जो कमियां रही है उन्हें उजागर करना चाहिए, ये उनका एक अस्त्र हो सकता है। यहाँ एक बात मैं पूछना चाहूंगा महेश जी की अभी जैसे मेरा सवाल था आपसे भी, राजनीतिक दलों को अपनी उपलब्धियों से ज्यादा सामने वाले की कमियों को गिनाने में ज्यादा भरोसा रह गया है, क्योंकि ये सवाल मेरा इस मायने में है कि ये राजनीतिक दलों की सोच हो सकती है, लेकिन आम हिंदुस्तानी की सोच ये है कि आपकी उपलब्धियां हैं, अगर आपने कहीं कुछ किया है तो हम उसे पसंद करते हैं। ये इस वजह से कह रहा हूं मैं आपको कि 2013 में जब गोवा के अधिवेशन में भाजपा के में ये डिक्लेयर किया गया कि नरेंद्र मोदी चीफ कैंपेनर होंगे, वो इंटरनल मामला रहा कि उस समय माफ करेगा, हाँ, प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होंगे, आपसे कुछ स्थितियां बनी, कुछ डिसीजन नहीं हो पाया। उसके 2 महीने बाद ही ये डिसीजन होता है कि चीफ कैंपेनर होंगे नरेंद्र मोदी और एक फेस होंगे बीजेपी की ओर से। पूरे देश भर में जश्न मनाया गया, सारी चीजें हुई। वो एक आम आदमी क्यों जुड़ता जा रहा था? क्योंकि नरेंद्र मोदी के काम को देखा कि नैनो की फैक्ट्री एसएमएस के जरिए उन्होंने वहां पे मंगवा ली, कोर्ट की पेंडेंसी को बहुत कम किया, वहां पे कैटरेक्ट का ऑपरेशन आदमियों के तो छोड़े जानवर के भी होते हैं, बहुत सारी चीजें, सड़कें हैं, वहां पे इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। हम ये भी सुनते थे लोगों से कि वहां पे अगर कोई इन्वेस्टर जाता है तो फाइल के पीछे वो नहीं जाता, अधिकारी और फाइल उसके पीछे चलती है। ये अक्सर चर्चा थी। तो हर आदमी ये चाहता था कि मोदी देश का नेतृत्व करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में जब एनआरआई सम्मेलन चल रहा था तो एक सेशन था, नरेंद्र मोदी भी उसमें बोल रहे थे, क्योंकि पार्टी लाइन का इश्यू नहीं था, अपनी अपनी सरकार को बोलना था, ऑल इंडिया का एक प्लेटफॉर्म था ये जिसपे बोलना था। बाकायदा नरेंद्र मोदी से पूछा गया था कि क्या मोदी की क्लोनिंग हो सकती है, बाकायदा एक बच्ची यूएस से आई थी, उसका सवाल था ये। लेकिन अब वो चिंता हिंदुस्तान को है नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी को करनी चाहिए। मोदी साहब के प्रति अब वो रुझान कम होता जा रहा है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के मतदाता आपकी उपलब्धियों को पसंद नहीं करते हो, आप दीजिए तो सही, कोई चीज अगर दिए तो केवल महज कहने भर से नहीं है, आप कहते हैं और वो चीजें धरातल पे नहीं होती हैं तो आपका भरोसा डगमगाया हुआ है कि हमने वो किया ही नहीं है, केवल कागजों में ही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर पोजीशन होती है शायद पॉलिटिशियंस की, आप कमियां गिनाइए सामने वाले की, हल्ला मचाइए, वो आपके विकास की गंगा जिसपे अगर कोई डिमांड भी करेगा पूछेगा तो जो एक सवाल है वही खामोश हो जाएंगे। ये नजरिया हो सकता है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही मतलब प्रमुख नजरिया है कि जो कमियां अपनी जो है, जो सार्वजनिक रूप से उभर रही हैं, उन कमियों को ढकने के लिए भी किया जाता है कि इस तरह के उपाय जो छिछालीदारी शुरू कर दी जाए तो मुख्य मुद्दे से ध्यान बढ़ जाता है और आपस में एकदम छिछालीदारी पे निकल जाते हैं, और यही चुनाव में हो रहा है। बाकी कर्नाटक में कितना विकास हुआ, क्या होनी चाहिए, आप अपने पास कोई अपना, भाजपा के पास कोई अपना विजन है, उस विकास को वो कर्नाटक को आप कैसे आगे ले जाए, तो उसको वो उपलब्धियां या उन्होंने पिछले सरकार की कोई उपलब्धियां खास हुई हो जिसमें मतलब येदियुरप्पा के चरित्र हनन को बात भी हटा दें, और उसके बाद में भी ये जिस तरह के सिद्धारमैया के जो बारे में जो कहा जा रहा है, जिस तरह से मतलब एक व्यक्तिगत लांछन और उस तरह का जो किया जा रहा है ना, ये बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है कि हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। लोकतंत्र में उसको ये जो इस तरह की जो बिंदुएं होते हैं ये लोकतंत्र को कमजोर करती हैं और मुद्दाहीन राजनीति की ओर ले जाती है, और सिवाय आरोप प्रत्यारोप चरित्र लांछन करना, ये शोभनीय नहीं है। ये चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन ये चिंता और ये चिंतन राजनीतिक दलों को करना होगा। पंकज जी, फिर मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए, मैंने जैसे आपको कभी बताया, सारा सबके सामने, दर्शकों ने भी सुना, उपलब्धियां जनता सुनना चाहती है। अगर आपने कुछ किया है तो पब्लिक आगे होकर के आती है, आपका वेलकम करती है, आपको सैल्यूट करती है, वोट कास्ट करती है आपके लिए। लेकिन जब कुछ करते ही नहीं है तो फिर नहीं करती है। ये जनता है, वो आईना भी दिखा देती है। यहां चिंता का विषय यह है कि हमारी भाषा में जो गिरावट आ रही है, ये चिंता होनी चाहिए हिंदुस्तान के लिए, आम मतदाता के लिए, और ये चिंता मतदाता तो कर सकता है, लेकिन बदलाव राजनीतिक दलों को करना होगा, क्योंकि हम मुद्दों से भटकते जा रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर आपके सरकार के कामकाज का पहला सबसे बढ़िया लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है। 2013 से आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हमने 70 साल में विकास किया, 70 साल में हमने ये किया, हमारी सरकार में ये हुआ।
आप 62 से चुनाव लड़ना शुरू करें गरीबी हटाने के कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आप 62 के चुनाव में आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया, आज तक आप गरीबी नहीं हटा पाए। 99 का चुनाव में गरीबी हटाओ की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी 71 में गरीबी हटाओ उसका नारा दिया था। 62 के चुनाव में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। मैं 62 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, 71 की बात नहीं कर रहा हूँ। 62 के चुनाव में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, 1947 में देश आजाद हुआ, तत्कालीन परिस्थिति थी, गरीबी हटाओ का नारा जरूरी भी था और उसके ऊपर काम करना भी जरूरी था। परंतु जब बात करते हैं हम 99 तक आते आते तो उसी गरीबी हटाओ का नारा देते हैं और फिर हम कहते हैं काम करो। सब काम तो आज भी स्टैंड कर रहा है, आज भी गरीबी हट रही है। अगर काम करते तो आप पिछले 4 साल के अंदर 22 चुनाव नहीं हारते, और 22 चुनाव हारने के बाद भी आप कहते हैं कि साहब हम झूठ नहीं बोलते। अरे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि साहब 2 विधायक ने सरकार बना ली, जबकि आप ये बात क्यों छुपा जाते हैं कि सरकार तो 19 विधायकों ने बनाई है, 2 विधायकों ने उनको सहयोग दिया है। आप जब आपके विधायक आपके कंट्रोल में रहते हैं, आपके विधायक एक साथ जाकर दल तोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। झूठ पूरी देश की जनता। चलिए आरसी चौधरी जी के पास में जाऊंगा। आरसी जी, बड़ा चिंता का विषय है कि गिरावट आ रही है हमारे नेताओं के स्पीच में। देखिए, बीजेपी के जो साथी ने विकास की बात करके और गिरावट की बात की। गिरावट योगेंद्र जी, परिवार के अंदर एक छोटी सी कहावत चलती है, स्लोगन चलती है कि अगर कोई लड़का कोई उदंड करता है, उसके घर पे जाके उसके पिताजी को कहा जाता है, और जब पिताजी उससे ज्यादा उदंडी क्रिया करते हुए दिखते हैं तो वो बिना कहे ही वापस टूट जाता है। आखिर ये किससे की जाती है? एक दिग्वंत महिला जो आज नहीं है, उसको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की जाती है। आखिर कुत्तों से देशभक्ति सीखी जाती है। ये किसकी शोभा दे रही है? किस चीजों की गिरावट क्यों आई? गिरावट क्यों आई? ये गिरावट क्यों आई? किसने शुरुआत की? देखिए, राजनीतिक दल के अंदर योगेंद्र जी 2013 के चुनाव का आपने जिक्र किया, 2013 के चुनाव का जिक्र किया, 2013 के आपने चुनाव का जिक्र किया। 2013 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने जो देश में से जो वादे किए, आज उन वादों पे जब जवाब मांगा जाता है, उस जवाब पे आने के बाद में शहजादा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विदेशी महिला, वो अगर अपनी भाषा में नहीं बोल सकते तो अपनी मां की भाषा में बोले। आखिर क्या किसी की मां बाहर से आना आज तक उनको ये करता है कि उनकी मां कहां की है? आज उनका कर्नाटक में ये कहना होता है कि वो इटली की भाषा में बोले। ये उनके प्रधानमंत्री का मायना होता है क्या? ये सच बोलना पड़ेगा कि देश का सूबे का जो गिरता हुआ नीचे स्तर है, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को किस दिशा में ले जा रहा है, आने वाले युवाओं को क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। चौधरी जी, चिंता का विषय है। खैर चलिए, कर्नाटक कोसों दूर हमसे है यहां से, लेकिन पूरे मुल्क की नजरें टिकी हुई हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव पे। 12 को मतदान होगा, जिसके लिए अभी चुनाव प्रचार थम जाएगा और 15 तारीख को सारे नतीजे सामने होंगे। क्या होता है कर्नाटक का फैसला, जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों को चुनाव परिणाम बेशक कोई भी हो सकता है। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सिद्धरामैया बन सकते हैं, वापसी कर सकते हैं, 30 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है अगर कांग्रेस वापसी करती है तो। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वक्त आ चुका है कि राजनीतिक दलों को देश की, प्रदेश की फिक्र कितनी करनी है ये तो वो करें, लेकिन मुझे लगता है कि भाषा की फिक्र जरूर करें कि हम जिस गरिमा को खोते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र ने शायद ये उम्मीद तो नहीं की होगी जब आजाद हुआ होगा मुल्क, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, चुनाव होंगे, चुनाव में नेता भाषण देंगे, अपनी बात कहने का मंच मिलेगा उनको। लेकिन गिरावट की उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी, ना संविधान निर्माताओं ने की होगी, ना उस वक्त के पुरखों ने की होगी। तो अब हमें उम्मीद है कि राजनीतिक दलों को अपनी भाषा के एक जो उम्मीद की जानी चाहिए उस पर कायम रहें और मुद्दों को आधार बना करके राजनीतिक लड़ाई लड़ें। तो मुझे लगता है कि एक स्वच्छ स्वस्थ परंपरा हमारे यहां कायम रह पाएगी, नहीं तो बड़ी गिरावट होगी जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, सभी के लिए। चुनाव के लिए मतदान जरूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।